बच्चों अभी देखिए पशुपालन हम लोग पढ़ रहे हैं पशुओं के रोग के बारे में। पशुओं के इसी में आपका एक है कुक्कुट पालन। जानते हैं कुक्कुट पालन में सभी पक्षियां आती हैं, ज़्यादातर पाली जाती हैं। उसमें हम लोग का जो कोर्स में है मुर्गी पालन का है। मुर्गी पालन जानते हैं कि मुर्गी पहले एक पहेली बनी हुई है, अभी भी लोग पहेली बनी हुई है, पहले मुर्गी आएगी पहले अंडा आएगा, है कि नहीं? इस तरह का लोग कहते हैं पहले मुर्गी पैदा हुई पहले अंडा पैदा हुआ। तो बड़ा ये असमंजस की स्थिति है। लेकिन वैज्ञानिकों की जो रिपोर्ट आई अभी कुछ दिन पहले भी मैं पढ़ा था कहीं, तो वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि नहीं, पहले मुर्गी आई उसके बाद ही अंडा आया। क्योंकि अगर मुर्गी नहीं होगी तो अंडा कहाँ से होगा? यानी जीवों की उत्पत्ति देखा जाए तो कहीं न कहीं से जीव पैदा हुए, तो इससे सिद्ध होता है। तो मुर्गी जानते ही हैं, अगर हम बकरी को गरीबों की गाय कहते हैं तो मुर्गी भी एक तरह से गरीबों की ही पक्षी कही जा सकती है, क्योंकि इसको कम इनकम में ही और कम जगह में इसको हम लोग पाल सकते हैं और इससे थोड़ी बहुत अपनी इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एक सामान्य जो गरीब आदमी होता है उसके पास इतने पैसे नहीं होता कोई 40-50 हज़ार 60 हज़ार की गाय या भैंस खरीद सके। तो बकरी या मुर्गी पाल करके भी अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई एक साधन तैयार कर सकता है। इसको कहते हैं बैकयार्ड फार्मिंग। बैकयार्ड फार्मिंग क्या होता है जानते हैं? जो घर के पीछे थोड़ी बहुत जगह रहती है तो हम लोग क्या करते हैं वहां पर भी मुर्गी को दरबे बना करके थोड़ा सा छोटा सा घर बनाकर उसमें मुर्गी पालन कर लेते हैं। इसीलिए इसको बैकयार्ड फार्मिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो मुर्गी जानते हैं जिसकी प्रजातियां हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई प्रजातियां बताएगा मुर्गी की? बताइए। वेरी गुड। और कोई बताइए सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी कौन सी है? व्हाइट लेघॉर्न। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बताओ राठी, आप बताओ कोई मुर्गी अंडा से बताओ। मिनार्का है, सील आपकी है, ऑस्ट्रेलार्प, न्यू हैम्पशायर, कोचीन, लैक्सन, हाँ, ये सब हमारी ब्लैक मिनार्का, ये सब मुर्गियों की नस्लें हैं जो आपको जानना चाहिए। लेकिन सबसे अधिक अंडे कौन देती है? हमारी व्हाइट लेघॉर्न देती है। ये करीब 200 तक अंडे, 200 से 225 तक अंडे प्रतिवर्ष में देती है। और अंडा जानते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अंडे में करीब 13%, या पिछली परीक्षा में आया भी था, अंडे में कितना प्रोटीन पाया जाता है? अंडे में जो होता है 13% प्रोटीन, 13% प्रोटीन, और जो फैट होता है वो 9% पाया जाता है। और मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स 11%। तो सोचिए अंडा बहुत ही पौष्टिक माना जाता है। इसमें विटामिन भी तमाम पाई जाती है, विटामिन ई पाया जाता है। तो 13% प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन के जो पोर्शन जानते हैं, अंडे हमारे क्या है, सफेद हिस्सा ज्यादा होता है, उसे क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन सफेद कहते हैं। जो पीला वाला हिस्सा उसे कहते हैं याक। तो जो एल्ब्यूमिन होता है उसमें मेन रूप से प्रोटीन होती है। एल्ब्यूमिन एक प्रकार का प्रोटीन का एक टाइप्स होती है। याक में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फैट ज्यादा होता है। तो इसीलिए कहते हैं जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको पीला वाला हिस्सा नहीं खाना चाहिए। वो सफेद वाला हिस्सा जो होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, उसको लेने से बहुत अच्छी प्रोटीन मानी जाती है, तो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मुर्गियों के बारे में इतनी विशेषताएं, इतनी अच्छाइयाँ उसमें हैं। तो मुर्गियों के लिए एक बहुत ही समझिए कि दुखद एक बीमारी उसकी है, जो कि उसका कहिए कैंसर कर सकते हैं, जिसको हम लोग रानी खेत के नाम से जानते हैं। ये उसकी सबसे भयंकर बीमारी होती है। जानते जैसा नाम से ही है, इंडिकेट हो रही है। ये जो रानी खेत बीमारी हमारी है, ये सबसे पहले उत्तराखंड जानते हैं। पहले उत्तराखंड कहाँ था? अपने उत्तर प्रदेश में ही था सर। हाँ, 2002 में ये अलग हो गया तो उत्तराखंड राज्य बन गया। तो वहाँ एक जिला है अल्मोड़ा। हाँ। अल्मोड़ा के रानी खेत एक स्थान है, जो रानी खेत ये है, रानी खेत स्थान वहाँ पर अल्मोड़ा जिले में, ये वहाँ का एक स्थान रानी खेत हमारा है। वहाँ पर 1928 में सबसे पहले ये रानी खेत बीमारी वहाँ पर पाई गई थी। इसीलिए इस बीमारी का नाम ही रानी खेत पड़ गया। और आज हम लोग रानी खेत बीमारी के नाम से भी जानते हैं। अब इसका एक दूसरा नाम और है, राजा हिंदुस्तानी पिक्चर बनी थी, इसको हम कहते हैं न्यू कैसल। इट्टी साइलेंट होता है। न्यू कैसल के नाम से इस रोग को हम जानते हैं। रानी खेत या न्यू कैसल या टुनकी के नाम से भी जानते हैं, या टुनकी। ये बीमारी का समझिए पर्यायवाची है। रानी खेत, न्यू कैसल या टुनकी नाम से इस बीमारी को हम लोग जानते हैं। और इसका देख रेख कहाँ शुरू हुई? पहले 1928 में वहाँ देखी गई, इसीलिए इस बीमारी का नाम भी रानी खेत पड़ गया। अब किसके कारण ये होती है? जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ बीमारियां जीवाणु से होती हैं, कुछ वायरस होती हैं, कुछ प्रोटोजोआ से होती हैं। इसका जो मेन कारण है क्या है? ये वायरस से होने वाली बीमारी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है वायरस से।
मुर्गियों में वायरस और कौन सा रोग होता है जानते हैं? चिकन पॉक्स, चेचक जैसे होता है इंसान में। चिकनगुनिया। हाँ, चिकन पॉक्स जो होता है यानी छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं शरीर पे, उसके पलगी पर, उसके नहीं चेहरे पर, तो चिकन पॉक्स होता है, वो भी वायरस से होता है। और दूसरा मुर्गियों में बीमारी है पुलोरस है, कॉक्सिडियासिस है, लेकिन आपके कोर्स में केवल रानीखेत है, किसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। तो ये वायरस से फैलने वाली बहुत ही भयंकर बीमारी है और मुर्गियां इससे मरती बहुत है। इसका इलाज कोई कारगर अभी तक नहीं खोजा गया। अगर मुर्गी प्रभावित हो गई है तो उसकी समझिए मृत्यु करीब 90 से 100% मुर्गियां इसमें मर जाती हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं जानते हैं? इसका लक्षण जो है उसको आप समझ जाएंगे। अगर लक्षण उसके अंदर दिखाई देने लगे तो जान लीजिए मुर्गी की मृत्यु लगभग तय मानी जाती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, चूजे होते हैं मुर्गी, इसको हम लोग चिक्स कहते हैं। तो चूजे दोनों दिखाई देता है, चूजे ज्यादा मरते हैं इसमें। चूजे और जो अंडा देना शुरू करती है मुर्गियां, उनमें ये बीमारियां ज्यादा देखने को मिलती हैं और ये ज्यादातर उसकी इनकी डेथ भी हो जाती है। चूजों में क्या लक्षण दिखाई देता है? जैसे सर्दी जुकाम होता है, उनको सर्दी हो जाता है, बार बार छींक आती है और मुंह से नाक से उनके पानी भी टपकता रहता है। और मुर्गी बच्चे चूजों को लक्षण दिखाई देता है, उसमें क्या होता है? धीरे धीरे जहाँ रहते हैं चूजे गोलाई घूमने लगते हैं, जैसे नहीं पागल जैसे हो जाते हैं, वे सामान्य रूप से गोलाई में घूमेंगे और कुछ देर बाद से लकवा मार जाता है। नीचे वाला पैर क्या होता है? लंगड़ा चलते हैं, ठीक चल नहीं पाते हैं। तो ये उनके लक्षण चूजों में दिखाई देता है और धीरे धीरे उस लक्षण दिखाई देते ही वो मर जाते हैं। और जो मेन मुर्गी में लक्षण दिखाई देते हैं उसमें क्या है कि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत होती है तो मुंह उठा करके, जो मुर्गी देखिए चोंच होती है तो गर्दन उठा करके क्या करती है, आधा चोंच खोल करके वो सांस लेती है। सांस लेने में उसको दिक्कत होती है और गर्दन को क्या करती है? बार बार ऊपर आसमान में ले जाती है। आसमान कुछ देर के फिर ला करके क्या दोनों पैरों के, दो पैर होते हैं, उस पैरों के बीच में अपनी गर्दन लगा करके कुछ देर तक टिकी रहती है, बार बार एक क्रिया करती है। और सांस लेने में क्या होता है? उसके जो गले में होता है तो लार आ जाती है, तो कड़कड़ाहट की आवाज आती है, या कभी कभी सीटी की दूसरे गले से आवाज आती है। और उसके धीरे धीरे उसके शरीर में क्या होता है? लकवा मार जाता है। जैसे लकवा जानते हैं क्या हुआ? उसके पंख जो होते हैं क्या होते हैं? एकदम गिर जाते हैं, जिसे उसको लकवा मार गया। और उसके पैर भी ठीक से नहीं चलते, वो लंगड़ा के चलती है या चलेगी तो वहीं पर वो भी चक्कर काट करके वहीं पर गिरती रहती है। ये है। और उसके जो दस्त होते हैं पतले होते हैं, पीले रंग के होते हैं या बदबूदार दस्त भी करती है, सफेद रंग की या पीले रंग की या हरे रंग के उसके दस्त भी होते हैं। ये उसके खास खास लक्षण होते हैं। और इसके अलावा इसमें देखा जाए तो उसको जो लकवा वाला हिस्सा है उसकी जो कलगी होती है, जानते हैं जो उसको मुर्गे क्या ऊपर वाला हिस्सा होता है कलगी बोलते हैं, जिसको कम्ब बोलते हैं। कम्ब क्या होता है? गहरे पीले रंग का या बहुत गहरे लाल रंग का हो जाता है। जिससे क्या होता है कि इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और जो अंडे भी दे रहे हैं उसमें तो क्या अंडे की जो क्वालिटी होती है बहुत घटिया हो जाती है। उसके जो छिलका होता है बहुत पतला होता है, अगर हल्का सा प्रेस करेंगे तो अंडा तुरंत उड़ भी जाता है। या उसकी क्वालिटी जो होती है अंडे देने की जो होती है मात्रा भी धीरे धीरे कम हो जाती है। और 2-3 हफ्ते में अगर ये बीमारी से प्रभावित हो गई तो मुर्गियां मर जाती हैं। कभी कभी पूरा फार्म हाउस जो मुर्गी का होता है, पोल्ट्री फार्म होता है, पूरी मुर्गियां मर जाती हैं। और इसका प्रभाव जो होता है सबसे अधिक कब होती है ये बीमारी? जो अप्रैल से लेकर जुलाई तक, अप्रैल से लेकर के जुलाई तक बहुत भयंकर रूप से फैलती है। सबसे मेन टाइम होता है इस बीच मुर्गियों की बीमारी ज्यादा पाई जाती है। तो इसके लक्षण आप लोग जान लीजिए, इसके खास ये लक्षण हो गए। उस लक्षण से पहचान लेंगे कि मुर्गी रानीखेत बीमारी से प्रभावित हो गई। अब इसका हम लोग रोकथाम या उपचार क्या करेंगे? देखिए, रानीखेत जानते हैं कि वायरस जैसी बीमारी है, इसमें ज्यादा दवाएं नहीं काम करती वायरस में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं रोकथाम के लिए? सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक दवाएं देते हैं इसको। एंटीबायोटिक दवाएं जानते हैं आप, टेरामाइसिन आती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आती है। हाँ, ये आपकी टेरामाइसिन और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन इसकी क्या करते हैं, जो मुर्गी होती है उसको 1 से 2 ml मात्रा इंजेक्शन से उसके स्किन में, यानी पंख के नीचे जो उसके होता है उसके स्किन में इसका इंजेक्शन देते हैं। चूजे होते हैं उनको 0.5 से 1 ml, चूजों को 0.5 से 1 ml का एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया जाता है। इससे थोड़ा उनको कुछ राहत रहती है, लेकिन इसका कोई कारगर इलाज ये नहीं है। इसका जो सबसे कारगर इलाज है क्या है? टीकाकरण।
जैसे अभी हम लोग पढ़े थे खुरपका, मुंहपका, गलघोंटू सबका टीका आता है, वैसे रानीखेत का भी टीकाकरण किया जाता है उस टीके से। इससे काफी रिलीफ मिलता है, बीमारी से मुर्गियां बच जाती हैं। तो टीका देखिए इससे कौन सा होता है, सबसे इम्पोर्टेंट टीका जो होता है, एक आता है लसोटा टीकाकरण या वैक्सीनेशन कहते हैं इसको हम लोग। वैक्सीनेशन इसका सबसे कारगर इलाज है। टीकाकरण क्या है, लसोटा या इसे कहते हैं हम लोग F1 टीका। लसोटा या F1 टीका क्या करते हैं, यानी जब चूजा हमारा अंडे से बच्चे कितने दिन निकलते हैं, 21 दिन में, 20 से 21 दिन जब हैचिंग क्या करते हैं, यानी जब मुर्गी अंडे को सेती है या उसको हम लोग ब्रूडर में रखते हैं, तो क्या होता है 20 से 21 दिन बाद अंडे से बच्चा निकलता बाहर आता है, तो उसको हैचिंग कहते हैं। यानी अंडा फूट करके क्या हुआ, हैचिंग होने के, हाँ, वो बच्चा 21 दिन बाहर आ जाता है। तो चूजे जो होते हैं, एक जो हमारा ये वैक्सीन है, वैक्सीन का नाम है ये रानीखेत लसोटा करके आता है, लसोटा। ये 1 से 7 दिन में जो हमारे चूजे हैं, चूजों क्या करते हैं, इंजेक्शन लगा नहीं सकते, वो छोटे होते हैं, इसको क्या करते हैं, इसके जो नाक होती है, देखते हैं ना, नाक होती है चोंच के बगल में ऊपर, नाक, एक नाक में उंगली लगा रहेंगे, दूसरे नाक में सिरिंज ले लेते हैं, सिरिंज से हल्का से उसको लसोटा को जो होता है वैक्सीन को लेते हैं और एक बूंद उसके एक नाक में डालते हैं। इधर हो गई, फिर दूसरी नाक को इधर डाल के उस नाक को बंद करेंगे, दूसरे नाक में एक बूंद और डालते हैं। ये वैक्सीन देने का उसका तरीका है। 1 से 7 सप्ताह में हो गया। और जो दूसरा देते हैं टीकाकरण, इसको 3 बार करते हैं। दूसरा टीकाकरण 7 दिन पहला हो गया और दूसरा हो गया 6 से 8 सप्ताह में। 6 से 8 सप्ताह में दूसरा टीकाकरण करते हैं। अब इसमें जानते हैं टीकाकरण जो होता है हमारा, इसमें टीकाकरण करते हैं, इतनी उम्र हो जाती है, इस बीच में अगर 1 से 7 सप्ताह में दे दिए तो 6 से 7 सप्ताह तक, 8 सप्ताह तक उसको कोई बीमारी नहीं होगी। और जो तीसरा टीका देते हैं, ये मुक्तेश्वर के नाम से आती है, R2B मुक्तेश्वर से तैयार की गई। ये कब देते हैं, 6 से 8 सप्ताह पर। इसके बाद इसको कहां से देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। पहली वाली कहां से देंगे, नाक से, और दूसरा टीका कहां देंगे, इंजेक्शन से उसके पंख के नीचे जो मांस होती है वहां पर दिया जाता है। और जो तीसरा इंजेक्शन इसी का R2B रानीखेत इंजेक्शन टीका है, ये इसको देते हैं 14 से 16 सप्ताह पर। 14 से 16 सप्ताह पर तीसरा टीका देते हैं। ये टीका देंगे तो हमारी मुर्गी जो होती है रानीखेत बीमारी से बची रहेगी, और अगर बीमारी हो गई तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। और इसको देने के बाद 16 सप्ताह बाद जो होता है, तो फिर 4 महीने के बाद उसका टीका, रानीखेत का टीका लगाते रहना चाहिए। ये R2B का जो टीका उसको 4 महीने के अंतर पर लगाते रहेंगे तो मुर्गी आपकी रानीखेत बीमारी से बची रहेगी। इसके अलावा क्या करते हैं जानते हैं, मुर्गी पालने के लिए क्या करते हैं, नीचे बिछावन लगाते हैं। बिछावन कहते हैं लीटर बोला जाता है। बिछावन उसको कहते हैं, भूसा रखते हैं, या धान की भूसी होती है इसको रखा जाता है, और लकड़ी का बुरादा होता है जहाँ मुर्गी पाली जाती है, नीचे 10 सेंटीमीटर मोटाई पर उसको बिछाया जाता है। मुर्गियां उसी पर रहती हैं, उनको चारा खाने के लिए अलग बर्तन रहता है, पानी पीने के लिए अलग बर्तन रहता है। उस बिछावन क्या करते हैं, पलटते रहते हैं। अगर वो बिछावन गीला हो गया है हमारा, तो उसको हटा करके दूसरा बिछावन वहां पर लगा देते हैं। उसकी साफ सफाई पर ध्यान रखते हैं। अगर बहुत गंदा हो गया तो उसको चेंज भी करते रहते हैं। इसके अलावा अगर उसमें देखा जाए जो पीने के लिए होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का थोड़ा सा पानी मिलाकर उसमें पिलाते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चों के अंदर थोड़ी सी इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके साफ सफाई पर और ये टीकाकरण ही उसका मेन इलाज होता है। इतना करने से ही हम रानीखेत बीमारी से बच सकते हैं। ये मुर्गियों के समझिए एक तरह से ये बहुत ही प्लेग कर सकते हैं। जैसे पशु प्लेग होता है, वैसे मुर्गियों का एक प्लेग तरह ही बहुत भयंकर बीमारी है, और पशु मुर्गियां जल्दी बचती नहीं। मुर्गियां चूजे दोनों करीब 90 से 100% मोर्टेलिटी रेट होती है, मृत्यु दर इनकी बहुत अधिक होती है। इनसे बचाव के लिए एक ही तरीका है कि इसका टीकाकरण किया जाए, इसके साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, और इसको पीने के लिए जो होता है कुछ न कुछ एंटीबायोटिक उसमें, जैसे नहीं पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह देते हैं। ये क्या है, तो उसमें जो कीड़े मकोड़े या कोई इन्फेक्शन होता है वो नहीं होगा, और इसकी जहाँ रहती है उसके साफ सफाई का ध्यान रखना है।
और अगर मुर्गी मर गई है, मरने के बाद ऐसे नहीं फेंक देना चाहिए, क्योंकि वायरस है, क्योंकि छुआछूत से फैलने वाली बीमारी है, जिसको कहते हैं कंटेजियस बीमारी। आप बताए थे एक दिन छुआछूत बीमारी और इन्फेक्शियस यानी बीमारी क्या है। तो ये ये छुआछूत वाली बीमारी है। अगर एक मुर्गी को हो गई, उसको अलग नहीं करेंगे तो सब मुर्गियों को हो जाएगा। इसीलिए उस मुर्गी को कहीं अलग रखकर ट्रीटमेंट करिए। और अगर मुर्गी मर जाती है तो उसको गड्ढा बना करके उसमें चूना या ब्लीचिंग पाउडर डाल करके उसको दफना देना चाहिए, दबा देना चाहिए, नहीं तो बीमारी और फैलती हुई चली जाती है। और देखिए बड़े बड़े जो पोल्ट्री फार्म वाले हैं, कभी कभी पूरे पूरे उनके सफाया हो जाती है। तो इससे बचने के लिए ये सब हम लोग तरीके अपनाएंगे तो ये रानीखेत से बीमारी से हम लोग बच जाएंगे और अपनी जो है इनकम को जारी रखेंगे। तो अब यही बीमारी समाप्त होती है और क्लास को यही समाप्त करते हैं।